भी सीधा कर दिया कंपनी, बढ़ा दिया। मियो में किटन 3 किलो। मियो का तो फुल रेंज ऑर्डर मियो में। हेलो हाय माय इंस्टाग्राम फैमिली। तो बहुत दिनों बाद आज लाइव आने के मूड में है। पहले सारे लोग आ जाए। आज लाइव आने का एक खास मकसद है, एक खास वजह है। एक्चुअली आज हुआ यूं कि आज मैं इनवाइटेड था एक सेमिनार में, जिसमें बीएचयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स, विद्यापीठ के बहुत सारे स्टूडेंट्स, आईआईटीएंस भी शामिल थे। लगभग 400 से 500 लोगों की गैदरिंग थी वहाँ एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइटेड था मैं। तो कुछ मिसहैपनिंग हो गई, जिसके साथ मुझे जाना था वो आए नहीं और मुझे लेट हो गया, और लेट होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो सोचा जो टाइम बचा है आज अपने दोस्तों से कुछ शेयरिंग कर ली जाए। तो बात उन दिनों की है जब मैंने अपना बिजनेस नया शुरुआत करा था, और उन दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल होती थी कुछ भी करना, लोगों को कन्विंस करना डॉग के लिए, पपीज़ अरेंज करना, या फिर किसी फूड कंपनी को अप्रोच करना कि मैं एक नया शॉपकीपर हूँ, या हमारी एक कैनल है, हमें आप फूड दीजिए या मेडिसिन दीजिए या कुछ भी दीजिए। तो उन दिनों नए शुरू होते ही 4 से 5 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि पार्वो वायरस से मेरे 16 से 17 पपीज़ एक्सपायर हो गए विद इन 2 डेज। मतलब 2 दिन के अंदर 17 बच्चे डेथ कर गए थे मेरे कैनल के। आप कह सकते हैं मैं रोड पे आ गया था और बहुत टूट गया था, हताश हो गया था, निराश हो गया था, क्योंकि अपनी बुलेट बेचकर और अपनी सेविंग में जो 40-45 हज़ार रुपये थे वो लेकर मैं गया था अम्बाला, और अम्बाला से उन पैसों से, उस 1 लाख सवा लाख रुपए से मैं कुछ 17 पपीज़ वहाँ से लेकर के आया था। ये बात है 2014 की। तो उस टाइम पे जब वो 17 पपीज़ एक्सपायर हो गए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बजाय इसके कि मैं आत्महत्या कर लूँ या सुसाइड करूँ, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जिनसे पैसे लिए थे वो लोग सिर पे खड़े थे, कर्जे हो गए थे, लोग रोज़ फ़ोन करते थे, कुछ लोग फ़ोन कर करके धमकियाँ देते थे, क्योंकि मैं छोटा होता था उस वक्त, इतने परिचय भी नहीं था, ना ही आपको ऐसा सौरभ उस वक्त दिखता था। पहले की फ़ोटोज़ में देखता हूँ तो मुझे भी लगता है यार पहले में कितना अजीब सा दिखता था। तो बहुत सारी चीज़ें, लेनदार खड़े थे सर पे और जिनको मुझे पैसे देने थे, पपीज़ मर गए थे, और मतलब आपको पता है अगर पार्वो वायरस से कोई भी डॉग एक्सपायर होता है तो ब्लड की पॉटी करता है, ब्लड की वॉमिटिंग करता है, और उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उस दौरान काफ़ी हताश, निराश और परेशान होकर मैं एक पार्क के पास बैठा हुआ था, और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि मैं भाग जाऊँ कहीं, सब छोड़ दूँ, बनारस से बाहर चला जाऊँ, देश से बाहर चला जाऊँ, तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन आप विश्वास कीजिएगा मेरे जेब में सिर्फ 70 रुपये बचे थे, जो कि बनारस से बाहर जाने के लिए भी काफ़ी नहीं थे, और मैं बिल्कुल टूट चुका था। बहुत रोया था रात भर में कि ये क्या हो गया, क्योंकि डू यू नो दैट आई एम अ पेट लवर। सो बीइंग अ पेट लवर, बीइंग अ डॉग ओनर, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। मैं टूट गया था 17 बच्चे मरने के बाद, और पैसे बिल्कुल नहीं होते थे मेरे पास उस दिनों, और उधार मांग कर किसी तरह अपनी शॉप शुरू किया था। तो जब मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, तो और मैं ये सोच रहा था अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, अब सब खत्म हो गया, अब हताशा, निराशा, चारों ओर अंधकार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब खिले हुए फूल भी मुरझाए हुए दिख रहे थे, अच्छा खासा सुहाना मौसम भी बकवास सा लग रहा था। आई होप आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो उस दौरान मेरे पास एक शख्स है, और मैं यही बात कर रहा हूँ, एक पार्क है आपका पांडेपुर में, मैं वहाँ पे जाके बैठा हुआ था। तो फिर जब वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक शख्स आए, काफ़ी बुजुर्ग से थे, और उन्होंने कहा बेटा परेशान क्यों? तो मैंने कहा जाइए ना चाचा, वैसे ही माथा खराब है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे लगता है आप लोग को ये रियल स्टोरी मेरी सुननी चाहिए। बैठ जाइए साइलेंट करके। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। तो जब सारे पपीज़ मर गए, मेरे जेब के सारे पैसे ख़त्म हो गए, मैं अपनी बुलेट बेच के मैंने वो बिज़नेस शुरू किया था, और अपने 50,000 रुपये जो मैंने ट्यूशन पढ़ाकर और गली गली पेन पेपर और बुक बेच के बहुत मुश्किल से 3 सालों में जुटाया था। मतलब
2012 से 2015 में जो पैसे मेरे पास थे टोटल, और 2015 में अपनी बुलेट बेच के जो पैसे आए थे, वो सारे पैसे जा चुके थे। कोई होप नहीं था। लेनदार मेरे सामने खड़े थे पैसे लेने के लिए। सिर पे इतना कर्जा हो चुका था कि मैं घर पे भी मुंह नहीं दिखा पा सकता था। तो पांडेपुर में चौराहे के पास में ही एक पार्क हुआ करता है, यही वाराणसी शहर की बात कर रहा हूँ। जो लोग वाराणसी से हैं वो जानते हैं। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि बेटा क्यों परेशान हो। मैंने कहा जाइए ना चाचा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, वैसे ही बहुत दिमाग का दही हो रखा है, जाइए। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और पूछा, तभी तो पूछ रहा हूँ क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत है। फिर मैंने उनको देखा, अबे जा। फिर उन्होंने तीसरी बार पूछा, क्या समस्या है, पैसे की दिक्कत है। मैंने कहा हाँ। कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा 5 लाख चाहिए। दोगे। नहीं ना। जाइए चाचा जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप चले जाइए। तो वो सज्जन मुस्कुराते हैं, अपने कोट के अंदर हाथ डालते हैं, कुछ लिखते हैं और मुझे दे देते हैं। देखो इतने से काम हो जाएगा। और वो 2.5 लाख रुपए का चेक होता है। और ये रियल स्टोरी है मेरी लाइफ की, जो कि आज मैं अपने सेमिनार में दोस्तों के साथ और वो 400-500 मेरी जो पब्लिक थे उनके साथ शेयर करने वाला था। मैंने जब चेक हाथ में लिया और चेक हाथ में लेने के बाद जब मैंने उस पे नाम पढ़ा तो उस पे सिग्नेचर था जवाहर सेठ का। तो जवाहर सेठ वाराणसी के सबसे ज़्यादा रईस और पूंजीपतियों में से गिने जाते हैं। और आई वॉज शॉक्ड कि अरे अंकल ये आप हैं, माफ़ कीजिएगा मैं पता नहीं था। बोले रखे रहो, यूज़ करो इस पैसे को, अपने कर्जे को चुकता करो और मैं फिर मिलूँगा तुमसे 1 साल के बाद। वो दिन था 14 फरवरी 2015 और आज भी 14 फरवरी है। तो मुझे मेरी ये स्टोरी याद आ गई। और क्योंकि वैलेंटाइन डे था और आई वॉज इन रिलेशनशिप, खैर अब ब्रेकअप हो गया, अब तो मैं नहीं हूँ उनके साथ। तो शी वॉज माई बैकबोन, बहुत सपोर्ट करा था उस बंदी ने जो भी उस वक्त थी। सो मोरल सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है किसी के भी लाइफ में। मेरे हाथ में चेक था, मैंने ऐसे चेक देखा, ओ माय गॉड जवाहर सेठ का साइन किया हुआ चेक है मेरे पास। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला, उनके पैर छुए, उन्होंने मेरे कंधे पे थप किया कि अगले 1 साल बाद मैं तुमसे यहीं पे मिलूंगा, मुझे कोई सूद या ब्याज नहीं चाहिए, मुझे बस ये पैसे जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वापस कर देना और मुझे पता है तुम वापस कर दो। और मैंने वो चेक लिया, उस चेक को अच्छे से फोल्ड किया, अपनी जेब में रखा और मैं घर आया काफ़ी रिलैक्स, शांत, संतुष्ट होकर मैं अपने घर आया और मैंने अपने जेब से उस चेक को निकाला। और जब मैं उस चेक को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए का कर्जा है, मेरे पास फिर भी 1.5 लाख एक्स्ट्रा बच जाएंगे, मैं अपना बिजनेस और अच्छा कर सकता हूँ। मैंने जो गलतियां की हैं 6 महीने में, वो गलती मैं नहीं रिपीट करूंगा, वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। तो अब ये सोच के मैं उस रात सो गया। अगली सुबह उठा उस चेक को भजाने, फिर मेरी अंतरात्मा ने कहा नहीं सौरभ, नोट डाउन करो तुमने गलती क्या क्या की थी। मैंने नोट डाउन किया, पप्पी की वैक्सीनेशन नहीं की, मैंने नॉलेज नहीं लिया इस बिजनेस का, मैंने नोट डाउन किया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, मैंने बच्चों को गंदगी से रखा था, मैंने सफाई का ध्यान नहीं रखा, और इस तरीके की तमाम दिक्कतें जो भी एक परेशानी के माहौल में होती है मैंने पूरा नोट किया। और मैंने उस चेक को नहीं लगाया बैंक में, मैंने उस चेक को अपनी अलमीरा में संभाल के रख दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इस पैसे को नहीं खर्च करूंगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं वापस से एक पपी से शुरुआत कर सकता हूँ। फिर मैंने एक पोमरेनियन का पपी लिया 3500 रुपए का और उसको मैंने 3800 का सेल किया। उस पहले दिन की मेरी इनकम थी 300 रुपए। फिर उस 300 रुपए को पाकर मैं काफी खुश था, क्योंकि वो मेरी उलझन के बाद सुलझने वाला पहला दिन था। फिर दूसरे दिन मेरे पास ऑर्डर आया जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर का, फिर मैंने 2 पपी सेल किए। दूसरे दिन मेरी इनकम थी 3000 रुपए 2 बच्चों पे। और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और 35 से 40 दिन लगे थे मुझे, जहाँ तक मुझे याद है 1-1.25 महीने का वक्त। मैंने अपने 1-1.25 लाख रुपए का पूरा कर्जा पाट लिया था और अब मैं
इनकम में चल रहा था, मेरा कर्ज खत्म हो चुका था और मैं इनकम में चल रहा था। वक्त बीतता गया, मैं 10,000 महीने, 20,000 महीने, 25,000 महीने, 30,000 महीने, 1 साल बाद मैं इस मुकाम पे था कि 70 से 80,000 रुपये महीने मेरी मासिक आमदनी हो जाती थी। मंथली इनकम मेरी 70 to 80,000 रुपीज़ हो जाया करती थी। फिर अगला 2016 आया, मैंने न्यू ईयर मनाया, फरवरी आया और फेब में मैं फिर 14 फरवरी को उसी पार्क में वेट करने लगा उन अंकल जी का, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैंने जवाहर सेठ जी का घर नहीं देखा हुआ था। और मैं उनका चेक लेके गया था कि अंकल मैंने आपका पैसा खर्च नहीं किया, और मैं बहुत खुश था। मैं मिठाई लेकर गया था और माला लेके गया था कि उनको माला पहनाऊंगा और उनका पैर छूऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैंने 10 रुपये का एक अच्छा गेंदे का माला खरीदा, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लिया, क्योंकि फरवरी में उन दिनों काफ़ी गर्मी हो जाती थी, अब गर्मी नहीं होती। तो और उनका वो चेक लिया और मिठाई लिया, और मैं उसी पार्क में उसी जगह पे उनका वेट कर रहा था। वो मुझसे पिछले साल मिले थे, यानी कि 2015 में, लगभग दोपहर के 2 बजे। मैं 11 बजे से वेट कर रहा था। अंकल आए और कब आए? शाम के 4 बजे आए। पूरे 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद अंकल वापस आए। इस बार उनके कपड़े थोड़े से अजीब थे, बट मुझे क्या, मैंने कहा बड़े लोग हैं यार, पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है तो कुछ भी पहन के निकल जाते हैं ना। जो स्टार्स होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो अरबपति खरबपति लोग होते हैं, वो लोग हाफ पैंट ट्राउजर में भी निकल जाते हैं, निक्कर में भी निकल जाते हैं, उनके लिए वो स्टाइल होता है। मैंने कहा आए होंगे, तो मैंने कहा अंकल पहचाना? कि हाँ पहचान रहा हूँ, और बताओ कैसे हो, सब ठीक चल रहा है? बस इतनी बात शुरू हुई ही थी, मैं उनको मिठाई देने ही वाला था, तब से सफेद कपड़ों में 4 लोग दौड़े आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। क्या फिर भाग गए आप? आपको मना किया है ना जाने के लिए। मैं थोड़ा सा गुस्से वाला हूँ, मैंने कहा छोड़ो, क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो इनको, क्या हो गया? कह रहे भैया आई एम सॉरी, आप मुझे माफ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, इन्होंने कोई बदतमीजी तो नहीं की है आपके साथ? मैंने कहा बदतमीजी? क्या बात कर रहे हो, तुम पहचान भी रहे हो ये कौन है? ये जवाहर सेठ है। सर मैं आपको बताऊं, ये सबको बोलते हैं कि ये जवाहर सेठ है। सर इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। इनका नाम अभिषेक सिंह है। इनकी बीवी और बहू ने इनको घर से निकाल दिया था, जिनके कारण इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रही। जवाहर सेठ जी के ये बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे कभी, और शायद इसलिए वो अपने आप को जवाहर सेठ समझते थे। और वो 4 बंदे उनको पकड़ कर लेके चले गए। एंड लिटरली गाइज, मेरे हाथ में वो चेक था, मैंने वो चेक लिया, मैंने कहा, यानी कि 1 साल तक मैं ये समझ रहा था कि वो व्यक्ति जो मुझसे मिला था वो जवाहर सेठ था। 1 साल तक उस कागज के टुकड़े ने, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी वैल्यू 0 थी, 0, उसने मुझे इतना मोटिवेट रखा, उसने मुझे इतना पॉजिटिव रखा, उस कागज के टुकड़े ने मुझे इतना ज्यादा सकारात्मक रखा कि मैंने अपना बिजनेस फिर से स्टैब्लिश किया। पिछली बार से 50 गुना ज्यादा अच्छा स्टैब्लिश किया, अच्छे पोजीशन पे स्टैब्लिश किया। और आज अब सब जानते हैं मैं क्या। तो उन अंकल की वजह से, जिनका नाम अभिषेक सिंह था, आज मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई होप वो ठीक हो गए होंगे। मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं वो मेरे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज ये सौरभ नहीं होता। तो उनका वो झूठ या वो पागलपन कि मैं जवाहर सेठ हूँ और वो साइन करके मुझे देना कि तुम 2.5 लाख रुपए निकाल लेना, आज उस मजाक ने या उस, आप जो भी समझ लीजिए, उस चीज ने आज मुझे मैं बना दिया। आज अगर सौरभ वर्मा बना है, अपने दोनों पैरों पे चढ़ के बना है, उधार के पैरों पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल गया कि मोटिवेशन और अपने आप पे विश्वास और खुद पे भरोसा रखना कितना जरूरी है। परिस्थितियां कितनी खराब हो जाए, आपको खुद पे भरोसा रखना और विश्वास करना कितना जरूरी है, क्योंकि होगी महाभारत हर एक युग में, विश्वास तो करना ही होगा। मिलेगी कामयाबी हर एक मोड़ पर, लेकिन अर्जुन बनकर तुम ही को लड़ना होगा। तो अर्जुन चक्रव्यूह में फंसे थे, उसी तरह आज हमारे और आपके पास तमाम तरीके के चक्रव्यूह हैं दोस्तों।
गर्लफ्रेंड का चक्रव्यूह, घर खाली हो रहा है उसका चक्रव्यूह, पैसे नहीं कमा पा रहे उसका चक्रव्यूह, माँ बाप बुआ दादी चाचा चाची अक्सर बीमार पड़ जा रहे हैं, आपको खर्चे उठाने पड़ रहे हैं उसका चक्रव्यूह, बीवी से आपकी बन नहीं रही है चक्रव्यूह, बच्चे से बन नहीं रही है चक्रव्यूह, पेरेंट्स से आपकी नहीं बनती चक्रव्यूह, बॉस खुश नहीं रहता ऑफिस में चक्रव्यूह, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है चक्रव्यूह। तमाम तरीके के चक्रव्यूह में फंस कर हम घुटने क्यों टेक देते हैं? एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। हर दिन जीवन का एक नया मोड़ लेके आता है, हर दिन जिंदगी आपको नई चीज सिखाती है। मैं जो आज हूं अपने कल के लिए हुए परिणामों का नतीजा हूं। मैं कल जो होऊंगा अपने आज ही की हुई मेहनत और परिणामों का नतीजा रहूंगा। तो अगर आज आप गरीब हैं, इसमें आपके माँ बाप का दोष नहीं है। गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना एक अभिशाप है और ये सबसे बड़ी कामचोरी है। कमजोर पैदा होना, एक बच्चा अगर 7वें महीने में पैदा हो गया, 8वें महीने में पैदा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो दुर्बल रहता है, अंडर एज रहता है। बट वही बच्चा जब 28 साल का होता है, बॉबी कटारिया के नाम से मणिपुर, मिस्टर मणिपुर बनता है और बॉबी कटारिया के नाम से मिस्टर यूनिवर्स भी बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स मिस्टर बॉबी कटारिया साहब की, जो आज की डेट में मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर मणिपुर रह चुके हैं। बॉबी कटारिया साहब का जब जन्म हुआ तो वो 7वें महीने में पैदा हो गए थे। एक बच्चे का औसतन बॉडी वेट 2.5 kg होना चाहिए। बॉबी कटारिया साहब का बॉडी वेट 700 ग्राम था। उनको शीशे के जार में रखा गया था। ये थे बॉबी कटारिया। गरीब पैदा होना, कमजोर पैदा होना, दुर्बल पैदा होना, काला पैदा होना, मोटा पैदा होना, पतला पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा होना आपके हाथ में है। 10,000 महीने कमाना बुरी बात नहीं है, बट आने वाले 2 साल बाद भी 10,000 पे टिके रहना नाकामयाबी की निशानी है। एक दिन घर में झगड़ा हो गया, मूड ऑफ हो गया, दूसरे दिन आप नाराज हुए, तीसरे दिन नाराज हुए, चौथे दिन खाना नहीं खाए, छठे दिन रिश्ते खत्म कर लिए, कोई बहुत बहादुरी की काम नहीं किया। 7वें दिन आपने पैर छूके या झुक कर रिश्तों को संभाल लिया, ये बहादुरी है। 2 लोगों के बीच में आपसी मतभेद में रिश्ते खत्म कर लेना ताव में, ये बहादुरी नहीं है। गलती अपनी ना हो फिर भी सामने वाले की गलती पर भी खुद आगे बढ़कर सॉरी बोलना और गले लगा लेना, ये बहादुरी है। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो से मोटिवेशन नहीं तो कुछ ना कुछ एक भाई के तौर पे मैं सिखा पाया हूँ। एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड DM मी, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा हमारी स्टोरी आपको कैसे लगी। दैट वाज माय रियल स्टोरी। आज 14 Feb है, मुझे अंकल की याद आ गई। और यूट्यूब पे जाइए, हमारे सौरभ डॉग चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। व्लॉगिट सौरभ नया चैनल शुरू हुआ है, उसको भी सपोर्ट प्यार दीजिए। और आप में से जो भी लोग पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं, एनी टाइम एनीवेयर कभी भी आके मुझे कॉल करके मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा चाह सकते हैं। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।